अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। मॉर्निंग इज ऑलवेज अ गुड मॉर्निंग व्हेन इट्स एक्सप्रेसो मॉर्निंग। हमारे साथ हम ये क्रेडिट इसलिए लेते हैं क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपकी सुबह को हम अच्छा बनाएं। और कल मौसम ने थोड़ी सी ली अंगड़ाई और इस्लामाबाद में थोड़ी अंगड़ाई ज्यादा ले ली। यूजुअली इस्लामाबाद में इतनी अंगड़ाई लेता नहीं है मौसम, लेकिन कल इस्लामाबाद के 11 सेक्टर में जो नुकसान हुआ, एक तो सबसे पहले जिन जिन लोगों का हुआ उनसे बहुत ज्यादा इजहार अफसोस है। दूसरी जानिब इंतजामिया के ऊपर शदीद तनकीद की जा रही है। दो कि प्राइवेट सोसाइटी जहाँ पे हुआ, लेकिन बहुत से लोगों का बहुत नुकसान हुआ। हम इस पे डिटेल्स भी बात करेंगे, लेकिन जहाँ पे हम बहुत सारी तल्ख और तुर्श खबरों की बात करते हैं, वहीं पे कुछ अच्छी खबरें भी आती हैं हमारे पास। और कल कुछ बड़ी अच्छी खबरें माउंटेनियरिंग के हवाले से आई। और सबसे पहले हम आपको इसी हवाले से बताते हैं कि बल्तिस्तान के जिला घांची की अगर बात करें तो उसमें एक वादी है जिसका नाम है होशे। उसमें बेशुमार ऐसे पोर्टर्स हैं जो कि आलमी को पैमाओं की निस्बत ज़्यादा तजर्बेकार होते हैं। अक्सर वो पहाड़ समिट कर जाते हैं, मगर उन पहाड़ों को समिट करने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल फंड्स की सूरत में होती है, बिकॉज ये बहुत महंगा एक शौक है और बहुत मुश्किल काम भी है जो उनके पास नहीं होते, और इस वजह से वो पहाड़ सर नहीं कर सकते। मगर उन लोगों को फंड्स फराहम करने के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा सामने आई हैं और उन्होंने न सिर्फ उनकी मदद की, उन लोगों को K2 सर करने के लिए फंड्स इकट्ठे करके दिए, बल्कि इसके साथ साथ उनको इंकरेज भी किया। और इसका बुनियादी मकसद ये था कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। टीम ने K2 की बुलंदियों पर सब्ज़ आली परचम के साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद को खिराज तहसीन पेश किया और दुनिया को इस चीज़ से बावर कराया कि मुखय्यर हजरात इन पोर्टर्स को अगर फंड्स मुहैया करें तो वो भी अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर यास्मीन राशिद वैसे भी अगर हम बात करें स्कर्दो बल्तिस्तान की खवातीन की सेहत के हवाले से बड़ी हद तक काम कर रही हैं और उनको डोर टू डोर जो कहने इलाज की सहूलत जो फराहम करने के हवाले से भी कोशिशें कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हम माउंटेनियरिंग के हवाले से कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को फंड्स की कमी की वजह से अपॉर्चुनिटीज ही मिलती। जिस तरह से अभी हम अली सतपारा की भी बात कर रहे थे और फिर साजिद सतपारा के हवाले से भी उनको भी स्पॉन्सर किया गया। तो अगर आप स्पॉन्सर कर सकते हैं मुखय्यर हजरात तो ये बहुत अच्छा शौक है और इससे दुनिया भर में पाकिस्तान का एक बहुत पॉजिटिव इमेज। और मेन चीज़ ये होती है कि अगर डॉक्टर साहिबा जैसी शख्सियात हाथ रख दें इन माउंटेनियर्स के ऊपर तो बहुत सारे मुखय्यर हजरात सामने आ जाते हैं। सो थैंक्स टू बोथ जिन्होंने स्पॉन्सर किया एंड डॉक्टर साहिबा भी एंड देन द प्लेयर्स हु डिड इट। एक्चुअली बहुत ही जबरदस्त हो गया ये। खैर, इसी पॉजिटिव नोट के साथ प्रोग्राम हमने शुरू किया है। आगे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। नून लीग की सीट पर तहरीके इंसाफ की फतह। सियालकोट के हलका PP 38 का जिमनी इलेक्शन PTI ने मैदान मार लिया। अफगान रहनुमाओं का बहरान के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक। वज़ीर आज़म इमरान खान की पाक अफगान यूथ फोरम के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। आम मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान। घी और कुकिंग ऑयल 90 रुपए, जबकि चीनी की कीमत में 17 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद में बादलों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गाड़ियां तिनकों की तरह नालों में बह गईं, सड़कें दरिया का मंजर पेश करती रहीं। कराची में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। शहर में शरह 30% हो गई। मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर शुरू हो गया। मोरों और गुलकार यूसुफ नाबीना का खूबसूरत कस्बा कास्बो। देखिए सेगमेंट सफर है शर्त में। और ATF टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाली 10 साला हानिया मनास होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। जी जनाब, बहुत कुछ है। हेडलाइन से आपको अंदाजा हो गया होगा, लेकिन आगाज में हम बात करेंगे आज की बड़ी खबर के हवाले से। बड़ी खबर में बात करें कोविड की चौथी लहर की, तो मुल्क भर में कोरोना वायरस के खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के फैलाव के बाद सूरत हाल संगीन होने लगी है। बात और पॉजिटिव केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद कोरोना के फैलाव की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा देखा गया है। ईद पर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान बेहतियाती उरूज पर रही और इसी की ये नतीजा हुआ कि मुस्लिम नून की जो नायब सदर है मरियम नवाज साहिबा, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है और उन्होंने खुद को क्वारंटीन तो कर लिया है। लेकिन इस वक्त कराची की सूरत हाल की बात करें तो सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन कराची की है, जहां कोरोना के मस्बत केसेस की शरह
30% से भी बढ़ गई है। ताहम डॉक्टर्स को खदशा है कि कराची में अगर इसी रफ्तार से केसेस की शरह बढ़ती रही और 40% से भी ज़्यादा हो गई तो बेंस जो एक इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट है उस पर पाबंदी ना होने के बायस और कराची में जो बढ़ते केसेस हैं उनका असर पूरे मुल्क पर पड़ने लगेगा और जो बलूचिस्तान है उसमें कोरोना वायरस के फैलाव की शरह में भी इजाफा बिल्कुल इजाफा हो गया है और डॉक्टर खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर ये 40% तक बढ़ गई तो हालात इंतहाई संगीन हो जाएंगे, भारत जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तिब्बी माहिरीन ने डेल्टा वेरिएंट के फैलाव में तेजी के बायस और इसके पेश नज़र कराची में 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की भी तजवीज़ दे दी है। सिंध गवर्नमेंट ने मुकम्मल लॉकडाउन और सख्त तरीन इक़दामात के लिए NCOC से रुजू किया है, जहाँ सिंध गवर्नमेंट को आमदोरफ्त महदूद करने, तातीलात में इजाफे का भी मशवरा दिया गया है। ताहम ज़राए ये कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना टास्क फोर्सेस का अहम इजलास जुमे को तलब किया है। ताजरों और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद लॉकडाउन के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। कोरोना चूंकि तेजी से फैल रहा है और फिर भी गवर्नमेंट तालीमी इदारों में छुट्टियां न बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से भी वर्चुअल इजलास भी हुआ है सेक्रेटरीज का, जिसमें तालीमी इदारों को शेड्यूल के मुताबिक खुले रखने का फैसला किया गया है। अब ये दोनों चीज़ें मुतजाद है, लेकिन दूसरी जानिब ज़ाती तौर पर मुझे ये लगता है और हमारे तजर्बे की बुनियाद पर भी हमें यही लगता है कि जब तक ये जो लॉकडाउन वाली सूरत हाल है, मुकम्मल लॉकडाउन, ये किसी मुल्क में कामयाब हुआ नहीं है। स्ट्रैटेजी शायद डिफरेंट ही करनी पड़ेगी। इस वक्त इंडस हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम जरा इसी बारे में पूछते हैं। मुसलसल हमारे साथ राब्ते में रहे हैं वो ड्यूरिंग कोविड, लेकिन इस वक्त कराची की सूरत हाल चूंकि बड़ी ख़राब है तो डॉक्टर साहब एक बेहतर पोजीशन में होंगे कि बताएं। डॉक्टर साहब सुबह खैर, बहुत अच्छा दिन नहीं है कराची के लिए कोविड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर और केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। मैं आपसे स्ट्रैटेजी के हवाले से क्वेश्चन करूंगा, जो स्ट्रैटेजी इस वक्त गवर्नमेंट लेके चल रही है या जिस पे गौर व फिक्र कर रही है, आपके ख्याल में उससे कुछ फर्क पड़ेगा? ठीक स्ट्रैटेजी है या कुछ और करना होगा? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल में क्योंकि जो पहली स्ट्रेटजी की गई थी कि लोगों को कंटेन किया जाए और रेस्टोरेंट्स को और फिर जो शादी हॉल्स के ऊपर अनफॉर्चुनेटली लोगों ने घरों पे फिर उस किस्म की वो शुरू कर दी थी, और दूसरे ये जो कि मार्केट्स को बंद करने के लिए, लेकिन लोग किसी तरीके से हम लोग डिसिप्लिन नहीं हो रहे हैं, तो अब कोई चारा नहीं रह जाता है कि इसको थोड़ा सा कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ दिया जाए। 2 हफ्ते के लिए करना चाहिए और उसके अलावा कोई चारा नहीं है, अगर ताकि हम जैसे पहली वेव में किया गया था और उससे उसके असरात आए थे, तो दूसरे ममालिक में शायद ना हुआ हो, लेकिन हमारे मुल्क में असल में ये हुआ था और उसकी पॉजिटिव रिस्पांस भी आया था और उसके बाद वेव कंट्रोल में आई थी। तो मेरा ख्याल में तो वही स्ट्रेटजी को करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और स्ट्रेटजी नजर नहीं आती। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम कराची की बात करते हैं, ओवरऑल एक बड़ा शहर है और उसके बाद वहाँ पे एक जो कह लें एक माशी हब कहा जाता है, जिस तरह से अब जो मार्केट्स हैं इनकी सिचुएशन की बात करें, दीगर मामलात की बात करें, तो सिचुएशन ऑब्वियसली डेल्टा वेरिएंट जिस तरह से डॉक्टर्स कह रहे हैं बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जिस तरह से नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया गया हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है, स्पेसिफिकली सिंध या कराची की बात करें, अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा फिर तो सिचुएशन वर्स्ट होगी और जो ये पार्शियल लॉकडाउन वाली स्ट्रैटेजी है या प्रॉपर लॉकडाउन वाली स्ट्रैटेजी, इन दोनों में से कुछ डिफरेंट तो निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जी डेफिनेटली, क्योंकि जो अभी सूरत हाल है, ये 30% जो पॉजिटिविटी जो नज़र आती है, जो टेस्ट हुए हैं, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये से कुछ ज़्यादा ही होगा, क्योंकि होता ये है कि एक ख़ानदान में कोई पॉजिटिव आता है तो बाकी लोग जो है ना 4-5 लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी अब हमें भी कोविड ही है, तो वो भी आइसोलेट हो जाते हैं। तो वो टेस्ट और उसके बाद क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरी कोशिश की जाती कि की जाए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी कराते, तो डेफिनेटली, और यही मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये किसी किस्म का भी लॉकडाउन, चाहे वो पार्शल हो चाहे स्ट्रिक्ट हो, वो नहीं हो सकता जब से हम दिल से नहीं चाहें कि हम खुद एज आवाम हम खुद नहीं चाहेंगे कि हम ये कंट्रोल करें, तो फिर नहीं हो सकेगा कुछ भी। कोई भी सूरत हाल ले आए, कोई भी स्ट्रेटजी ले आए, अगर हम लोग इसके ऊपर राज़ी नहीं है, अगर हम दिल से तैयार नहीं है और हम लोग जो है ना, देखिए इस कौम में आपने देखा कि वैक्सीनेशन नहीं करा रहे थे, जब आपने कहा कि जी हम सिम बंद करना शुरू करेंगे कि तजवीज़ गई, तो आपने देखा कि तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर एकदम रश लग गया और लगाने लगे। तो ये अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ना तो हमारे डॉक्टर साहब आपको भी मालूम है, हमसे बेहतर पता है, ना तो हमारे शहर प्लान है, ना हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है वो इतनी है कि हम एक लॉकडाउन को लगाएं और फिर इन्फोर्स कर लें सभी जगहों के ऊपर। कुछ जगहों पे तो शायद कर लें, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, मैं आपसे टेक्निकली ये पूछना ये चाहूँगा कि इसका इन्फेक्शन रेट तो ज़्यादा है डेल्टा वेरिएंट का, क्या इसका रिकवरी रेट भी ज़्यादा है या रिकवरी रेट उसी निस्बत से कम है? इस हवाले से ज़रा हमें बताइएगा। रिकवरी रेट अगर सही वक्त पे लोग आ जाएं
तो वो बेहतर है। और अपने तौर पर जो है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग घरों पे करने लगते हैं और उसके बाद फिर जब बिगड़ता है तब हॉस्पिटल जाते हैं। एक चीज़ तो बात नज़र आ रही है कि ये लोग जो है ना, ज़्यादातर जो हॉस्पिटल आ गए हैं वो वेंटिलेटर्स पे इतना लोड नहीं पड़ा है जो कि पहले पड़ रहा था। अभी भी जैसे तकरीबन 96 पेशेंट्स जो है ना वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं। बाकी 300 वेंटिलेटर वेकेट हैं जो कि किसी वक्त के लिए यूज़ हो सकते हैं। ज़्यादा हमारा एचडीयूज़ के ऊपर। डॉक्टर साहब, आप कब रिकमेंड करते हैं लोगों को कि वो हॉस्पिटल जाएं? वैसे तो अब लोगों को चूंकि कोविड इतना कॉमन हो गया है कि लोगों को अपनी मेडिसिन नॉर्मली खुद ही पता है कि जी ये वाली मेडिसिन हमने इस्तेमाल करनी है। आप कब रिकमेंड करते हैं कि इस सूरत में आप लाजमी हॉस्पिटल चले जाएं, क्योंकि लोग अक्सर हॉस्पिटल्स को अवॉइड भी करते हैं? देखिए, बस क्योंकि लोग, जैसे आपने सही कहा, क्योंकि 1 साल में 1.5 साल में लोग एजुकेटेड हो गए हैं इस मामले में। इसमें एक तो यह है कि सांस की तकलीफ जब आपको शुरू हो और उसके बाद आपका सेचुरेशन जो है ना वो 90 के करीब 89 के करीब आए तो फौरन हॉस्पिटल चले जाएं, ताकि वो आपको, क्योंकि ये वो होता है कि अगर उस वक्त सही तरीके से कोई इंजेक्शंस दवाइयां दे दी जाए और आपका ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी, आप हमारे साथ मौजूद थे। कोविड के हवाले से बता रहे थे, और एहतियात ही करनी है, यही वाहिद हल है, और सबसे बढ़कर वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। सिंध में सिचुएशन जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से केसेस बढ़े हैं, हमारे लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और बेहतर यही है कि तमाम शहरी अपने जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और एहतियात करें। कराची वालों से खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट है, आपकी अपनी सेहत के लिए घरों से मत निकलिए। अगर जरूरत नहीं है तो जरूरत के वक्त निकलिए, और जब निकले तो एहतियात करें। इसी नोट पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ महंगाई के हवाले से। कम हो गई है? नहीं अब इस मुल्क में गरीब के बाद जी मिडिल क्लास के लिए भी अब जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। अच्छी खबर कम देते हैं फिर आ जाती है। क्या करें? गवर्नमेंट ने महंगाई के बारे अवाम पर आटा, चीनी और घी समेत मजीद अशिया महंगी करने के हवाले से एक और बॉम्ब गिरा दिया तो गलत नहीं होगा कहीं तो। वज़ीर आज़म ने तो आज भी उनका ये दावा है कि तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी और नजरिए की बुनियाद पर मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमात बन चुकी है, लेकिन महंगाई है जिसने गवर्नमेंट की तमाम कारकर्दगी का पोल इस वक्त खोल कर रख दिया है। और अब तो बुरी खबर यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स जो कि सब्सिडाइज स्टोर्स हैं, वहां पर आटा, घी और चीनी मजीद महंगे कर दिए गए हैं। चीनी की फी किलो कीमत में 17 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है, जबकि अब चीनी 68 के बजाय 85 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। यूटिलिटी स्टोर्स की बात कर रहा हूं मैं। और घी की फी किलो कीमत 90 रुपए इजाफे के साथ 170 से 260 रुपए, जबकि 20 किलो आटे का थैला मजीद 150 रुपए महंगा हो गया और अब 20 किलो का जो थैला है वो 800 के बजाय 950 रुपए में दस्तयाब होगा। बिल्कुल, ओवरऑल महंगाई की सिचुएशन है। आम मार्केट्स की बात हम करते थे, लेकिन अब तो यूटिलिटी स्टोर्स का इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हम यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से कहते हैं कि सब्सिडाइज स्टोर्स हैं, यहाँ पर आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलता है जब वो खरीदारी के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए जाते हैं, लेकिन अब तो यहाँ पर भी चीज़ों में बड़ा गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। क्या वजह है कीमतों में इजाफे की? मेरा ख्याल है ये वही अनासर हैं, अवामल हैं जिनको कि हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं बजट से पहले से। अगर गंदम की स्पोर्ट प्राइस बढ़नी थी तो आटे की कीमत जो है उसमें इजाफा होना नागुज़ीर था, और अब देखिए कि अभी भी उस हिसाब से इजाफा नहीं हुआ। गंदम की स्पोर्ट प्राइस जो है पंजाब में अगर आप देखते हैं तो वो 10 रुपये फ़ी किलो बढ़ चुकी है। सिंध में 15 रुपये फ़ी किलो बढ़ाई गई इस दफ़ा की जो अमदादी कीमत थी। तो जाहिर है जब इशू प्राइस उसमें इजाफा होगा तो यूटिलिटी स्टोर में आटे की कीमत जो है उसमें इजाफा नज़र आएगा। इसी तरह से चीनी को अगर आप देखें तो कल ही ECC ने तकरीबन 6 लाख मेट्रिक टन मजीद चीनी इंपोर्ट करने के लिए अप्रूवल जो है वो दी है। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ेगी और जो इंटरनल मार्केट में चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं हो पाएगी, शुगर मिल्स को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो चीनी की कीमत जो है वो बढ़ती चले जाएगी। और ये कोर्ट ने रमज़ान में कोशिश की, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था कि इसको 85 रुपये या 80 रुपये किलो जो है उसको सेल किया जाए, हुकूमत करवाए। तो ये वो जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, ये बदकिस्मती से उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रही है। और लेकिन दूसरी जानिब डॉक्टर साहब, एक जानिब प्राइम मिनिस्टर ने कल भी स्टेटमेंट दी कि हम 4 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकालने का मंसूबा बना रहे हैं, और इन्हें हम रोजाना की बुनियाद पे मिलियंस ऑफ पीपल को महंगाई में झोंक रहे हैं, दोबारा से खतरे गुर्बत से नीचे लेके जा रहे हैं। उनकी बाइंग कैपेसिटी कम हो रही है, लोगों को ओबियसली उनके म्यार के मुताबिक रोजगार नहीं मिल रहा और लोग मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। हुकूमत का काम होता है सर कुशन निकालना,
कोई जगह निकालना जिससे वो रिलीफ दे आवाम को। और यकीनी तौर पे मुश्किलात और चैलेंजेस कोविड के बाद गवर्नमेंट के लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत का ही काम है कि वो रिलीफ भी दे। क्या हुकूमत कर नहीं पा रही है, हुकूमत से हो नहीं पा रहा डॉक्टर साहब? देखिए, हुकूमत जो है ना, अगर हम ये कहें कि हुकूमत कीमतों को कंट्रोल कर लेगी जो बाहर पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, तो वो नामुमकिन है, मुश्किल है। हुकूमत का काम है जॉब्स क्रिएट करना, हुकूमत का काम है इस तरह के एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि लोगों को रोज़गार जो है वो मिलता रहे, बिजनेसेस जो है वो चलते रहें। और आप देखिए कि अभी 2-3 रोज़ पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी आई, जिसमें कि बहुत से लोग जो थे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से शरह सूद जो है उसमें इजाफा हो जाए, क्योंकि स्टेट बैंक के पास यही एक टूल होता है, जब भी महंगाई बढ़ती है वो शरह सूद भी बढ़ा देता है। तो आप देखिए कि 1 साल से शरह सूद जो है उसको 7% पे रखा गया है। इसी तरीके से जो दूसरे बिजनेस फ्रेंडली मेजर्स हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं। टर्फ जो फैसिलिटी है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत फ़ायदा दे रही है, स्टेट बैंक के जरिए जो लोन्स दिए जा रहे हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है। स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो लोन्स की बात है वो अप्रूव हो चुकी है। स्टेट बैंक ने उसके लिए बैंक्स को टारगेट्स दे दिए हैं। तो हुकूमत जो कर सकती है वो ये कर सकती है कि जो रोज़गार में फराहमी है और जो इक्तिसादी सरगर्मियाँ हैं वो चलती रहें। हुकूमत, चूँकि पाकिस्तान एक ओपन मार्केट इकॉनमी है, ये एक कंट्रोल्ड इकॉनमी नहीं है, हुकूमत को ना तो करना चाहिए कि वो लेकिन चीज़ों के रेट में देर हमें बड़ी लग गई ना। इस 7% को हम रिटेन तो कर रहे हैं, लेकिन आपको भी मालूम है कि काफ़ी देर तक हमने इसको काफ़ी हाई रखा, जिसकी वजह से हम इनकरेज नहीं कर पाए, ख़ास तौर पे जो स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इन्वेस्टमेंट्स थी। और अभी जो आप जिन स्मॉल स्केल या मीडियम या लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको बैंक इनकरेज कर रहे हैं, स्टेट बैंक मॉनिटर कर रहा है, आपको भी पता है कि उसको मटीरियलाइज होने में बड़ा टाइम लगेगा कि वो इस्तेमाल होगी मार्केट के अंदर, एंड देन उनसे जॉब क्रिएशन होगी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए इसका मतलब है अगले फिस्कल ईयर के लिए भी या फिर उससे अगले साल के लिए भी ये मुश्किलात रहेंगी, और आवाम के लिए भी ऐसे लग रहा है। देखिए, आवाम और गवर्नमेंट दोनों के लिए ये महंगाई की मुश्किलात ये पूरा साल रहेंगी। और इसको अगर आप IMF की इकोनॉमिक आउटलुक को देखें जो कि कल ही रिलीज हुई, तो उस पर उन्होंने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग दी है कि ये साल जो है ये इन्फ्लेशन का साल है, क्योंकि पेंडेमिक जो है वो अभी अनफोल्ड हो रही है। खुसूसन ये जो डेल्टा वेरिएंट या इंडियन वेरिएंट है, इसके जो असरात हैं वो क्या होंगे इकोनॉमीज पे, इसका हमें मालूम नहीं है। लेकिन उसमें ये किया जा सकता है, जो हुकूमत करने की कोशिश कर रही है कि टारगेटेड सब्सिडीज, और अब वो जो NSCR था उसका नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री वो तकरीबन अपडेटेड हो चुकी है। आपने सुना होगा चंद रोज़ पहले भी डॉक्टर सानिया निश्तर और शेख रशीद साहब के दरमियान थोड़ी सी बहस हुई थी नादरा का डाटा इस्तेमाल करने पे, और वो नादरा का डाटा इसीलिए बिस्प इस्तेमाल करना चाह रही है कि उन लोगों को टारगेटेड सब्सिडी जो है वो दी जाए। तो हुकूमत सोशल नहीं चाह रहे कि डाटा इस्तेमाल हो, क्योंकि नादरा तो उनके नीचे है, वो नहीं चाह रहे इस्तेमाल। नहीं, शेख साहब का लॉजिक अपनी जगह दुरुस्त था। उनका ख्याल है कि ये रिपोजिटरी जो है ये सेंट्रल होनी चाहिए ताकि डाटा मिसयूज ना हो सके। जबकि बिस्प का ये ख्याल है कि एक तो उन्होंने डोर टू डोर जो है सेंसस की है, सर्वे किया है बिस्प ने, लेकिन उसको वैलिडेट करना उस इंफॉर्मेशन को नादरा से वो भी ज़रूरी है। तो उसमें प्रोसीजरल डिफरेंसेस थे दोनों मिनिस्ट्रीज के दरमियान कि लोगों की प्राइवेसी जो है वो महफूज रहे, डाटा जो है वो किसी गलत हाथों में ना चला जाए या मिसयूज ना हो सके जब वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में जाएगा। तो वो तो अपनी जगह प्रोसीजरल इशू है। लेकिन जो मैं चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हुकूमत जो है वो सोशल सेफ्टी नेट्स उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है, जॉब्स जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। जो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, वहाँ पे एमनेस्टी अभी तक चल रही है, इसको कम नहीं किया गया। ये कुछ चीज़ों हुकूमत के हाथ में है, महंगाई रोकना। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी एफर्ट्स कर रही है, अभी तक बराबर साबित नहीं हो रही है, एक अलग बात है। दूसरी जानिब आपने ये भी कहा कि जो प्राइसेस का बढ़ना है वो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से ही है। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर योर हमारे सामने रखने के लिए। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में डिटेल्स और भी हम इस पर बात करेंगे। बहरहाल महंगाई बढ़ गई है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो एक्सप्रेसो इमरान हर बात पे हम इस बात पे ज़रूर क्रेडिट लेते हैं कि जब भी पाकिस्तान का नाम कोई भी दुनिया भर में रोशन करता है तो हम एक्सप्रेसो में ज़रूर कोशिश करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हम आपकी मुलाकात करवाएं। जिस तरह से दुनिया भर में पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, आज भी हमारे साथ एक छोटी सी उम्र की यानी कि 10 साल हानिया मिन्हास मौजूद है, जिन्होंने ताजिकिस्तान में होने वाली एशियन टेनिस जो चैंपियनशिप है ATF, उसमें अंडर 14 टाइटल अपने नाम कर लिया है। और दुशंबे में होने वाली इस
इस ATF टेनिस चैंपियनशिप के हवाले से आपको बताएं तो अंडर 14 में फाइनल में हानिया मिनाज ने हरीफ खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में 6-0 और 6-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया और पाकिस्तान ने पहली बार, ये आपको बताते चले, जी हाँ, पहली बार अंडर 14 का टाइटल अपने नाम किया है। इस कामयाबी के बाद हानिया एशियन रैंकिंग में 18th पोजीशन पर भी आ गई हैं और इस पूरे इवेंट में एक मैच भी हारी नहीं है, अनडिफीटेड रही हैं और एशिया के अंदर ओवरऑल 4 गोल्ड मेडल्स भी विन कर चुकी हैं। और शी इज सच अ स्टार, मतलब क्या क्या बताएं आपको। और इस वक्त साथ बैठी हैं, मतलब वी हैव द ऑनर टू हैव हर विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस आनिया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारे सेट्स पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि गेम्स तो आप स्ट्रेट सेट में जीत जाती हैं, से जीत जाती हैं और आज आप हमारे सेट के ऊपर हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के बारे में जो आपने विन किया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कौन सा मैच सबसे टफ था जिसमें आपको लगा कि मुश्किल होगा और कौन सा मैच आपने बहुत इजीली जीत लिया? सो टेल अस अबाउट इट। सो मैंने बहुत अच्छा खेला था और वो सारे मैचेस वो मुश्किल नहीं थे। It wasn't very hard for me to play them. In the finals, I played a Tajikistan girl. She was number 1 in Tajikistan. अच्छा। Yeah. I beat her in straight sets. Yeah, first I lost the first game and then I just started beating her easily. अच्छा। अच्छा हानिया, जो कि नॉर्मली आपकी एज में बहुत सारे बच्चों को ना इस तरह से स्पोर्ट्स का इस लेवल पे शौक नहीं होता। ज़्यादातर लोग बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, फ़ोन्स का इस्तेमाल होता है आज का। तो आपको टेनिस का शौक कब से हुआ? आपके घर में भी कोई खेलता था जिसको देख को आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ? एक्चुअली हम दुबई में थे और मेरे बाबा ना वो टेनिस लेसन्स करते थे ना, बच्चों को खिलाते थे टेनिस। अच्छा। हाँ, और मैंने एक दफ़ा मैं भी ऐसी थी कि मैं ना वो स्पोर्ट्स नहीं करती थी, मैं गेम पे होती थी, लेकिन मैंने एक दफ़ा रैकेट उठाया था और मैंने आई हिट इट अगेंस्ट द वॉल और मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो फिर मेरे डैडी कह रहे थे कि ना मैं तुम लेसन्स करवाते हो मेरे साथ और हम देखते हैं अगर तुमको अच्छा लगता है तुम कर सकते हो। तो मैं लेसन्स कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और फिर मैंने बाबू को लाइक आई वांट टू गो एंड पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट, लाइक इट वाज लाइक अंडर 6 आई थिंक और समथिंग लाइक दैट, और नो आई थिंक अंडर 8। Okay. And I won my first tournament there अच्छा। when I was 7. Yeah. Wow. Yeah, and then I told my father that this is what I want. I really liked it. Wow, that's really great. And that was your first tournament. उसके बाद Yeah. कितने टूर्नामेंट अब तक जीत चुकी हैं आप उस फर्स्ट टूर्नामेंट के बाद? Now total I have like 70 titles. 70 titles. Yeah. My goodness. I think like ये now बहुत ज्यादा must नहीं है इतनी be. कम एज के अंदर। I think now it must be 74 because after the Tajikistan. That's वाह, really good. जबरदस्त। मेडल्स कितने मिले अब तक आपको? She doesn't even remember. 15. मेडल्स। Yeah. अच्छा, यूजुअली ये जो टेनिस का गेम है ये थोड़ा हार्ड नहीं होता? एक तो कोर्ट, मैं तो ये देख रहा था कि आप छोटे से हो, टेनिस का कोर्ट बहुत बड़ा होता है, फिर उसका रैकेट भी बड़ा हैवी होता है, हाँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती नहीं, स्मैश करने में? नहीं वो प्रॉब्लम नहीं होती। या आपके लिए स्पेशली उसको कुछ छोटा किया Size. जाता है कोर्ट को? ऐसा नहीं होता, सेम साइज होता है? नहीं, सेम साइज होता है। जब आप अंडर 6 और या अंडर 8 में खेलते ना, वो थोड़ा सा लाइन बनाते ओके। और उससे खेलते बच्चे थोड़े छोटे छोटे होते हैं लेकिन आपकी एज में वही कोच होता है। हाँ। अच्छा ये बताएं, घर में जब आप ये टाइटल जीत के आई सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? फिर बहन भाई हैं आपके? हाँ। तो वो उनमें से कोई खेलता है टेनिस? मेरे भाई, माय ब्रदर, वो खेलते हैं तो घर में थोड़ा जब सा आप... खेलते हैं। अच्छा, तो ये बताएं जब वापस आई तो सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? बाबा, मामा, बहन, भाई में से कौन सबसे ज्यादा खुश हुआ? बाबा और मामा। बाबा और मामा ज्यादा खुश Obviously. हुए। अच्छा, लेट मी आस्क अबाउट योर ट्रेनिंग। कितना टाइम ट्रेनिंग करती हैं और क्या घर पे ही ट्रेनिंग होती है या किसी प्रोफेशनली किसी जगह पे जाती हैं? और दूसरा ये कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं इस वक्त, वो भी खेलना चाहेंगे, मे बी उनके अंदर भी स्किल हो जो आपके अंदर आपके बाप के बाबा ने दरियाफ्त किया कि आपके अंदर डिस्कवर किया कि है, तो उनके लिए भी कुछ बताओ कि वो क्या करें, कैसे आए सामने? लेकिन firstly, like tennis is a very hard sport. True, it is. हाँ, तो like if you start it, you cannot just keep on saying no, I cannot do it. Then you cannot. You cannot, obviously. Yeah, because most of the kids, they all the time, they get tired and they don't want to do it anymore. अच्छा, Yeah. आपने जिन के साथ आपका मुकाबला हुआ इस चैंपियनशिप में, सबसे ज्यादा आपको मजा किसके साथ आया खेलने का और जिसको हराने का बहुत मजा आया?
ये वो जो फाइनल में थी फर्स्ट टूर्नामेंट में ताजिकिस्तान नंबर 1। नंबर 1। एंड व्हाट डू यू थिंक, आप में ऐसा क्या था जो उनमें नहीं था कि आपने उनसे मैच जीत लिया स्ट्रेट सेट्स के अंदर? लेकिन मैंने उसको पहले भी हराया था तो मैं पॉजिटिव थी। यू ना। वर कॉन्फिडेंट कि आप कर लेंगी, हाँ। तो इसीलिए आप फिर कर गई। हु डू यू आइडियलाइज बाय द वे इन टेनिस? कौन इंस्पायर राफेल नडाल। राफेल। Yeah. पाकिस्तान में कौन करता है? आयशा मुल्हक। ऐसा वैसा है। है। तो कभी मिलने का इत्तेफाक हुआ है शाम से आपको? हाँ मिला था। कैसा फील हाँ हुआ बहुत आपको? अच्छा लगता है और वो आयशा मुल्हक मुझे बहुत सपोर्ट करता है। आप एक फीमेल प्लेयर हैं, आप दोनों मेल प्लेयर्स को आइडियलाइज क्यों करती हैं? व्हाई नॉट अ फीमेल प्लेयर? बहुत बड़े बड़े नाम। सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स, ओके, उन जैसा बनना चाहती हैं। बट शी इज वेरी स्ट्रांग, मतलब बड़ी हो Yeah. तो। अच्छा मान्य बताएं, टेनिस तो आप खेलती हैं, इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं या जिसका आप शौक हो कि मैं टेनिस के जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप ये करती हैं? मुझे वो फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ और मैं अपने भाई के साथ खेलती हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक वो हो मेरे गया। से बहुत क्लोज है। तो मुझे ये बताएं टेनिस की कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं और कहाँ पे जाती हैं, कितना ट्रेनिंग होती है? सो मैं साइकस में जाती हूँ फेस 5 और मैं 2 घंटे नहीं 3 घंटे मैं टेनिस खेलती हूँ और 1 घंटा मैं फिटनेस करती हूँ। फिटनेस करती हैं, तो फिटनेस में क्या आपकी रूटीन होती है, किस तरह की एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ करती हो? तो मैं कभी कभार हमारा फिटनेस रूटीन होता है पुशअप्स और मैं 100 पुशअप्स भी कर सकती हूँ। माशाल्लाह। 100%। अच्छा, आप जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं वो जब बाहर जाते हैं बाबा मामा के साथ, तो दे आस्क फॉर द बर्गर्स, हमने बर्गर खाने हैं या आइसक्रीम खानी है, ये वो फूड इनटेक है जो प्लेयर्स के लिए नहीं होता है, हाँ, you know? तो आप फिर क्या सब्र कर लेती हैं या? खाती हैं? जब मेरा मैच होता है या टूर्नामेंट पे होता है मैं उसके बाद खाती हूँ, मेरा चीट डे होता है। अच्छा, टूर्नामेंट के बाद आपका चीट डे होता है, तो नॉर्मली टीम में हानिया को सबसे ज़्यादा अम्मी अब्बा खाने का खास ख्याल रखते होंगे कि हानिया ने एक्सरसाइज करनी है, ट्रेनिंग करनी है, तो खूब खिदमत कराती हैं आप अम्मा अब्बा से? हाँ कराती हैं? लाइक मामा वो मेरा खाने का ख्याल रखती है और बाबा मेरा वो टेनिस का ख्याल रखता और भाई के साथ मैच हुआ कभी? खेली भाई के साथ? है। वो तो बहुत छोटा है, वो 5 साल का है। अच्छा, ओके। चलें, अब आखिर में मैं एक बार फिर चाहूंगा जो बच्चे आपको देख, जो आपकी एज के लोग हैं जो आपको देख रहे हैं एंड दे वांट टू प्ले, आप उन्हें कोई सजेशन दें, अच्छी सी कुछ बताएं कि वो कैसे अपनी गेम स्टार्ट करें, कैसे वो आ सकते हैं, कैसे वो आप जैसा बन सकते हैं, कुछ बताएं। वो पहले तो अच्छे लोगों के साथ रहें। ठीक है। हाँ और क्लोज अच्छे रखें अपने। हाँ डिसिप्लिन रखें, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप कहेंगे नहीं मुझे ये खाना है वो खाना है, तो अगर आप ये कहते फिर आप नहीं बन सकते ना। अपनी discipline- हैबिट्स, अपनी लाइफ हाँ, को पैट्रनाइज रखना है। हाँ सैक्रिफाइसेस करने हैं। सैक्रिफाइसेस Yes. करने हैं। और हानिया मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं खाने को लेके, है ना हानिया? बर्गर खाने को नहीं मिलता होगा। ठीक हो गया। हानिया मिनाज जी हमारे साथ मौजूद है और इतना ज़बरदस्त, इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने अंडर 14 चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है और ये पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करी हैं और कहती हैं कि आपको आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इनको बात समझ आई है। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे इनको देख के आइडियलाइज भी कर रहे होंगे कि जिस एज में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, डेफिनेटली हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है। थैंक यू सो मच हानिया फॉर कमिंग जॉइनिंग अस। और एक्सक्लूसिवली हमारे साथ Exactly. हानिया मौजूद थी। हमने कोशिश की कि इनसे बात भी करें और इनका मैसेज भी आप तक पहुंचाएं, अपने बच्चों के ऊपर, खास तौर पे अपनी बच्चियों के ऊपर ट्रस्ट दें और अगर आपको कोई टैलेंट उनके अंदर नजर आता है तो उस पर उनको ट्रेन करें, वो बहुत कुछ बेहतर करके दे सकते हैं आपको। इसी नोट के ऊपर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो मानसून बारिशों ने तो मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये बाराने रहमत गवर्नमेंट और इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहरियों के लिए ज़हमत भी बन गई है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए और रावलपिंडी में मौसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी, कई पोश इलाकों का हुलिया बिगाड़ दिया, सड़कें और गलियां तालाब बन गई, गाड़ियां तिनकों की तरह सैलाबी रैले में बह गई, जबकि E11-1 में घर की बेसमेंट में पानी भरने से माँ और 8 साला बेटा जाम बाहक भी हो गए। रावलपिंडी के नाले के हवाले से भी बात करें तो लई नाला
भी भिपरने लगा और खतरे की घंटियां बज चुकी। ये मनाजिर आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। करीबी इलाकों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तलब की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस बात का एतराफ़ किया कि 20 साल पहले नाला लई पर काम करने का फैसला किया था, जो अभी तक नहीं हो सका है। वादा करता हूँ कि 90 दिन में नाला लई पर काम शुरू कराऊंगा। आज़ाद कश्मीर में भी तूफ़ानी बारिशें जारी हैं। शाराए नीलम पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, इसको बंद कर दिया गया है। कोहड़ी नाला में तुग़यानी हुई है, जहाँ से वाटर विलेज पार्क बिल्कुल जिसके साथ मुत्तसिल था तबाह हो गया। दरियाए चिनाब में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब बताया जाता है। नाला डेक में भी सैलाबी सूरत हाल है। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इस हवाले से अलर्ट भी जारी किया है। मजीद क्या सूरत हाल रहेगी, डायरेक्टर मेट ऑफिस डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब से बातें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे कोई 10-12 साल से ये एक्सपीरियंस है मेरा, हर साल जब ये मौसम आता है ऐसे ही बारिशें होती हैं, ऐसे ही तबाही होती है, ऐसे ही सवाल होते हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता। बहरहाल इस वक्त जो जिस तरह का मौसम बन रहा है, ये क्लाउड बर्स्ट का जो सिचुएशन कल इस्लामाबाद में हुआ, हमारे लिए बड़ा नया फिनोमिनन है। हमने इससे पहले नहीं सुना, या बहुत ही कम, कहीं रेयरली कहीं सुना हो। मुझे तो खैर नहीं याद कि कहीं सुना हो। ये कहाँ से आ जाता है और ये कैसे हो जाता है, और क्या इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता ज़हीर साहब? देखिए, इस वक्त जैसे कि आपने बताया कि हम मानसून सीजन से पास कर रहे हैं और इस वक्त पीक मानसून सीजन है, एंड ऑफ जुलाई है, और अब जुलाई एंड और अगस्त के शुरू में पीक रेनफॉल्स होती हैं। जो कल इस्लामाबाद में सुबह के वक्त रेनफॉल एक्सपीरियंस की गई थी, वो भी मानसून रेनफॉल्स थी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा शदीद थी और हैवी रेनफॉल्स थी। जहाँ तक क्लाउड बर्स्ट का सवाल है, क्लाउड बर्स्ट एक मेट्रोलॉजिकल टर्म है जो कि यूज़ की जाती है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को डिस्क्राइब करने के लिए। एक स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल टर्म है। उसके अंदर ये होता है कि एक छोटे से एरिया के अंदर अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाए, एक छोटे से टाइम के अंदर, थोड़े से टाइम के अंदर, उस फिनोमिना को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है एक छोटे से एरिया के अंदर, थोड़े से टाइम के अंदर, वो फिनोमिना कहलाता है। जो कल रेनफॉल हुई थी वो मानसूनल रेनफॉल थी, एक इंटेंसिटी की ऑलमोस्ट 100 मिलीमीटर जो E11 का है वहाँ पे होती है। इस्लामाबाद एक्सपीरियंस करता रहता है 100+ रेनफॉल्स, जो आपने जैसे पहले भी कहा कि मानसून रेनफॉल्स के अंदर इस्लामाबाद के अंदर ये यूजुअल है कि वो बारिश हो जाती है इतनी। और इसमें जो है पर्टिकुलर एरिया का वो जो है वो फिनोमिना हुआ था। मेरा ख्याल है सिविक एजेंसी ज़्यादा उसको बेहतर तौर पे आंसर कर सकती हैं। ठीक हो गया। अच्छा नूर, ये भी बताइएगा, चूंकि जिस तरह से हमने बात की कि अभी मानसून सीजन स्पेल से हम गुजरे हैं, मज़ीद बारिशों के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्या इसी इंटेंसिटी की बारिशें होंगी मुल्क भर में जब हम पंजाब की बात करते हैं और दीगर इलाकों की बात करते हैं? इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मानसून स्पेल है और जो मानसून विंड्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है अपर पार्ट्स में। इसमें पंजाब के ज़्यादातर अपर पार्ट्स हैं, इसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोटवार का सारा रीजन, खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर अपर पार्ट्स और इसी तरह कश्मीर के इलाके। इन तमाम इलाकों में अगले एक वीक के दौरान पर्टिकुलरली नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ के अंदर जो है वो रेनफॉल्स एक्सपेक्टेड हैं। इसमें आइसोलेटेड हैवी फॉल्स भी एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि पर्टिकुलर मानसून सीजन है। मानसून सीजन के अंदर हम हैवी फॉल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। इन हैवी फॉल्स की वजह से जो वल्नरेबल एरियाज हैं, खास तौर पे लैंडस्लाइडिंग, जहाँ पे वल्नरेबल एरियाज हैं वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा है। इसी तरह जो एरियस एरियाज हैं जहाँ पे नालाज वगैरह हैं, उसमें फ्लैश फ्लडिंग्स की भी चांसेस डॉक्टर साहब, मैं लाहौर के हवाले से सवाल भी है और गिला भी है, यहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही? 3 दिन से 4 दिन से बादल तो आ रहे हैं, अच्छे बादल आते हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही या बहुत कम हो रही है। इसकी बुनियादी तौर पे क्या वजह? देखिए, लाहौर में भी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, आज रात को भी एक्सपेक्टेड है रेनफॉल, और उम्मीद है कि अच्छा स्पेल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स जो हैं पंजाब के अंदर हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर मेट ऑफिस, हमें बारिशों के हवाले से बता रहे थे। लाहौर में जिस तरह से कहा कि बारिशें होने वाली है, लेकिन अल्लाह करे ये बारिशें रहमत की हो, जहमत की ना हो, और इंतजामिया को भी ख्याल हो कि आवाम भी इससे सफर कर सकती है। चलिए जी, इंतजामिया सिर्फ तैयारी उस वक्त करती है जब बारिशें हो जाती हैं, पहले कर ले। वैसे मैंने अभी आज अखबार में ऐड देखा इंडिया में का, अच्छा लगा कि वो कह रहे हैं हम तैयार हैं, लेकिन अल्लाह करे कि वो तैयार हों और नुकसानात कम हो। आप एहतियात कीजिए, ट्रैवल करने से गैर जरूरी खास तौर पे इज्तनाब कीजिएगा। इसी नोट पे ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम
बैक टू एक्सप्रेसो। और सफर शर्त का वक्त हुआ चाहता। बिल्कुल सफर बिल्कुल। और हम आज आपकी एक ऐसे फनकार से मुलाकात करवाते हैं जो कि नाबीना है लेकिन क्या कमाल गाते हैं। जिंदगी इनकी बड़ी मुश्किलात का शिकार रही, उसके बावजूद इन्होंने सर्वाइव किया और अब वो जो सर्वाइवल है वो इनके गाने के अंदर भी नजर आता है, वो इनकी आवाज़ के अंदर भी नजर आता है और इसको मजीद एक्सप्लोर किया वकार अहमद मलिक साहब ने। तो बगैर किसी तवक्कुफ के देखते हैं आज का सफर शर्त। कबीर कहाँ कमाल ना दो बातें लिख ले कबीरा कबीर कहे कमाल ने रे दो बातें लिख ले कर साहब की बंदगी भूखे को अन्न दे चिड़िया पिते जल न खुटा नदिए न खुटानी धर्म करता धन न खुटा जरा कहेगा दास कबीर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सफ़र शर्त और ये जो ख़त है ये कासबो से लिखा जा रहा है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने जब मैं इधर आ रहा था थर में तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम कासबो में न गए तो फिर वापस मत आना। और कासबो के हवाले से उन्होंने और सिंध बहता रहा किताब में बहुत तफसीली ज़िक्र किया है और दो जो चीज़ें हैं जिनका उन्होंने बहुत तफसीली ज़िक्र किया है, एक मोर कि उन्होंने कहा कि किसी और गाँव में मुझे इस कदर मोर नज़र नहीं आया जितने कासबो में, और यकीन कीजिए कि आपकी जिस तरफ भी आप जाएँ तो ये तरफ तादाद देखिए मोरों की। और दूसरा तारड़ साहब ने जिक्र किया यूसुफ का जो कि यहाँ पे गाते हैं। इस वक्त मैं रामा पीर मंदिर में और कासबो की जो फ़िज़ा है वो इतनी खूबसूरत है और इतनी पुरसुकून है कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मेरे लहजे से कि वो किस कदर धीमा है। वो लहजा इस कदर धीमा इसलिए हो जाता है क्योंकि ओवरऑल एक सुकून के इन्वायरमेंट में आप खुद एक सुकून की कैफियत में चले जाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर शंकर, जो कि तारीख़ के हवाले से एक महारत भी रखते हैं और इस पूरे इलाके की तारीख। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि कासबो का जो कस्बा है इसका नाम भी बड़ा फैसिनेटिंग है, तो ये कहाँ से आया नाम? जहाँ तक नाम का ताल्लुक़ है तो कासबो ये जो इलाका है पारकर का पूरा किसी ज़माने में समुंदर का ऐसा हुआ करता था। आस्ते आस्ते जैसे समुंदर यहाँ से पीछे हट गया उसके बाद यहाँ पे आबादी हुई, हरे भरे दरख्त और घास वगैरह ज़्यादा हुआ करता था और ये चरागाह एक बड़ी मशहूर थी। अच्छा। तो यहाँ से कच्छ, राजस्थान और गुजरात के इलाकों से चरावा माल लेके यहाँ पे आते थे और माल चराते थे। और ये भी इस गांव की हिस्ट्री भी इसी हवाले से ही है कि ये जो चरावे आते हैं उसे हमारी ज़बान में कहाविया कहते हैं और वो यहाँ पे आके रहते थे और उनके लिए यहाँ पे घास वगैरह तो ज़्यादा हुआ करता था लेकिन पानी का प्रॉब्लम था। तो इस लोग विजडम के हवाले से जो है ना वो कहा करते थे कि अगर किसी इलाके में रात को बंदा सोए और सुबह उनके पीठ में दीमक लग जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ इस ज़ेर ज़मीन पानी है। अच्छा, फिर लोगों ने उसी उनको जो चरावे थे वो रात को सोते थे वहाँ यहाँ पे और उनके पीठ में दीमक लग गई। तो उन्होंने कहा कि इस जगह पे पानी है। फिर उन्होंने वहाँ पे कुआं खोदा और उस कुएं का नाम काहव रखा गया क्योंकि वो कहावियों ने खोदा था। और उसके बाद आस्ते आस्ते इस इलाके में आबादी बसी और वो नाम जो है ना कहावों से होके कासबो बना हुआ है। डॉक्टर साहब यहाँ पे काफ़ी लोग आते होंगे, फॉरेनर्स भी, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो उनका क्या रद्द अमल होता है कासबो में? और फिर इस कदर मोर देखे, मुझे ये बताइए किसी और गांव में इतने मोर नहीं है जितने यहाँ पे हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मोर थर पारकर में सबसे ज़्यादा मोर नगर पारकर में और नगर पारकर में सबसे ज़्यादा मोर आपको कासबो में मिलेंगे। और इनकी वजह यह है कि इस मोरों को हम दाना और पानी देते हैं, हमारी ओनरशिप है और यहाँ पे हमारे जो खेत हैं खेतों में भी हम मोरों को जो है
ना वो चरते रहते हैं, कुछ नहीं रोकते कहते नहीं है। तो उनको हरा भरा घास भी मिलता है और दाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है, और किसी को पकड़ने नहीं देते हैं उनको, नहीं किसी को शिकार करने देते हैं। ठीक ठीक। हमारे जब ये मोरों की बीमारी आई थी तो इसमें इन मोरों को भी कोई सफर किया था इन्होंने? एक भी मोर हमारा नहीं मरा अच्छा, है कास्बो में नहीं हुआ कास्बो था? में या इस इलाके में। और हमने ये समझा कोई बीमारी नहीं है, ये नाजुक है, हसास है, थोड़ी सी गर्मी में इनको पानी नहीं मिला तो ये मर जाएंगे। अच्छा, मुझे वैसे एक जनरल इन्फॉर्मेशन ये बताइए कि मोर जो है जब यानी अंडे से बच्चा निकलता है तो ये तकरीबन ये जो एडल्ट हम इसको कहें या जवान कब हो जाता है, कितने पीरियड में? कम से कम 1 साल लग जाता है उनको। 1 साल में ये बड़ा होता है? 1 साल में बड़ा इस कद का होगा, और 3 साल के बाद इनके जो है ना वो पर निकलेंगे। और ये कितनी इसकी उम्र पाता है ये? तकरीबन 20 से 25 साल तक। अच्छा, 20-25 साल तक भी जाता है। ठीक। और इनकी और कोई मोर और मोरनियों की कोई ऐसी बात जो कि बड़ी मतलब कोई दिलचस्प हो? बस यही है कि ये अपना कहा जाता है कि मोर और मोरनी के हवाले से जो है ना वो नाचता है और आंसू गिराता है, और उससे उनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है। ये थी में मिथ है, गलत है। आप तो मोरों के दरमियान में रह रहे और हो, हमने तो देखा है वो जो है ना जिस तरह दूसरे परिंदे जो है ना वो करते हैं, इसी तरह से उनका सिस्टम है, और वो कोई आंसू वाला कंसेप्ट वो नहीं है। मतलब उसके फिराक और हिजरो फिराक में ना तो वो रोता है ना वो शायरी करता है। जी, बिल्कुल वैसी है जिस तरह नॉर्मल परिंदे होते हैं। और इस वक्त हम रामापीर मंदिर में बैठे हुए हैं कास्बो में, और मैं चाहूँगा कि भगत ज्ञान जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इनसे थोड़ा सा ज्ञान लें, और इसकी तारीख के हवाले से, इस मंदिर की तारीख के हवाले से आप थोड़ा सा बताइएगा। जी सर। ये क्या है, कब के कितना अरसा है ये पुराना मंदिर? ये मंदिर 437 साल पुराना है। 437 साल लिखी हुई है। अच्छा जी सर। 4 सदी के पार करके टाइप का ओल्डा टाइप होते जगह बिल्डिंग थी, वो 4 सदियाँ वो फिर ख़त्म हो रही थी। 1985 में फुटबॉल का ये बिल्डिंग बनवाई 1985 में। बहुत ही पुरसकून सा एक माहौल है यहाँ पे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब मैं मुख्तलिफ मंदिर में जाता हूँ यहाँ पे तो मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट की जो फैसिलिटेशन है वो भी बहुत हद तक नज़र आती है। बल्कि मेरे साथ बैठे हुए हैं अली हैदर साहब। मुझे सिर्फ सर ये बताइएगा, अभी मैं पीछे देख रहा था कि पानी की बहुत अच्छी स्कीम वो की गई है, तो गवर्नमेंट भी इसमें करती रहती है मंदिर की तज़ीन व आराइश और रेनोवेशन के हवाले से? करते हैं कि हम इनको फैसिलिटीज़ जो भी हैं मंदिर को प्रोवाइड करें। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ मोहम्मद नवाज सऊद साहब यहाँ आए थे। ठीक है। तो मैंने भगत ज्ञान ने कहा कि हमें पानी का बड़ा मसला है। मैंने डिप्टी साहब कमिश्नर साहब से कहा कि इनको पानी का बड़ा मसला है, तो उन्होंने पर्सनली इस काम को टेकअप किया, और फिर अभी 5-6 महीने हुए, उन 5-6 महीने के अंदर आरओ प्लांट इनको लगा के दिया है मैंने। अच्छा। सेंसिबल एफर्ट्स हम कर रहे हैं जितना भी फैसिलिटेट कर सके इस मामले में। ज़बरदस्त। भगत ज्ञान साहब, आप ये बताइए कि ये जिस चीज़ में मैं थर से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ जी, वो लैंडस्केप तो अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह खूबसूरती होती है, लेकिन लैंडस्केप से ज़्यादा इंसान अहम होता है। जी। और इंसान अगर बहुत ज़्यादा ग्रोह में बटा ना हो, एक दूसरे से मोहब्बत में रह रहा हो, तो वो लैंडस्केप वो सब कुछ बहुत खूबसूरत हो जाता है। जब मैं थार में आया हूँ तो मैंने देखा है कि मुसलमान और हिंदू बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। जी। तो ये मतलब पहले तो आप ये बताएं कि ये हमेशा से इसी तरह ही है? जब हमेशा से हमारा सबका सूफी हो गया ना, भगत कबीर। भगत कबीर ने बोला है ना, कबीरा कुआं एक है पनियारी अनेक, बर्तन तो न्यारे न्यारे पानी सब में एक। जैसे कुएं पे पानी बनने के लिए जाती है तो किसी का बर्तन मिट्टी का, स्टील का, पीतल का, लेकिन कुएं एक का ही पानी है। तो हम सारों को बोलते हैं मोहब्बत का पैगाम, कोई ऊंच नहीं नीच नहीं, हिंदू नहीं मुस्लिम, सब इंसान है, सबके साथ मोहब्बत का अपना मजहब भले चलाइए, मोहब्बत सबसे होती है, एक ही इंसान है। नहीं, मैं मजहबी रवादारी सर, मैं मजहबी रवादारी से बड़ा मुतासिर हुआ। बिल्कुल। हम यहाँ जितनी मजहबी रवादारी हम थर पार कर में देखते हैं, इतनी शायद पाकिस्तान की किसी खिते में नहीं होगी। आखिर ये खाक मिलेगा, आखिर ये खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में क्यों फिरता मगरूरी में क्यों फिरता मगरूरी मन लागो मेरो यार।
ये है असली और हकीकी थर, जिसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पे मजहबी रवादारी शायद ऐसी है कि दुनिया भर में कहीं ना हो। पाकिस्तान में तो यकीनी तौर पे इस जैसी मजहबी रवादारी कहीं नहीं है। इस्लाम तमाम मज़ाहिब को, हमारा कानून भी और हमारा मज़हब भी ये अलाउ करता है, ये हक देता है कि वो अपनी मर्जी से अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक साहब एक हिंदू बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़ के उसके मज़हब के ख़िलाफ़ कुछ नारे लगाने का कह रहे हैं, इस्लाम के हक़ में नारे लगाने का कह रहे हैं, लेकिन वो हकीकी इस्लाम कतई तौर पर नहीं है, हकीकी थर कतई तौर पर नहीं है। हमने कोशिश की है कि हम आपको असल शक्ल दिखाएं और यहाँ पर मुझे जाने का भी इत्तफाक हुआ है। अच्छा। जब तक कोई आप उससे पूछे ना कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आपको रहन सहन से, उनकी गुफ्तगू से पता नहीं चलता कि इनका मजहब मुख्तलिफ है। तो ये है असल पाकिस्तान का चेहरा, ये है असल थर का चेहरा जो वकार मलिक साहब अपने इस सैरा नवर्द के खत के जरिए आपको दिखाने की कोशिश और पहले भी दिखा चुके हैं कई बार। चलें जनाब, अगली किस्त का हमें भी शिद्दत से इंतजार रहेगा। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।